कॉमर्स ऑनर्स पेपर प्रथम वर्ष देख रहे हैं और साथ में आप यहाँ पर देखिए वित्तीय लेखांकन से चैप्टर नंबर 2 में जो है आपको जो है लेखांकन के सिद्धांत है। तो चलिए, इससे पहले फाइनेंशियल अकाउंट का प्रथम चैप्टर अपलोड है, नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। और ये चैप्टर नंबर 2 है लेखांकन के सिद्धांत, अकाउंटेंट प्रिंसिपल। इस अध्याय में शामिल कर रहे हैं। अध्याय का जो है अध्ययन के उद्देश्य को शामिल किया जा रहा है। परिचय शामिल लेखांकन सिद्धांत का आस, लेखांकन सिद्धांत की प्रकृति एवं विशेषता, लेखांकन सिद्धांत का वर्गीकरण, और साथ में हम यहाँ पर पढ़ेंगे लेखांकन सिद्धांत की सीमाएं, सामंत स्वीकृति लेखांकन सिद्धांत, सारांश, महत्वपूर्ण शब्दावली पढ़ेंगे, स्व परीक्षण के लिए प्रश्न देखेंगे और संदर्भ ग्रंथ को यहाँ पर हम देखेंगे। तो चलिए बगैर देर के हुए हम शुरू करते हैं आज का क्लास। तो हमारा पहला नंबर यहाँ पर देखते हैं, इसका परिचय को हम जानते हैं। अध्ययन के उद्देश्य यहाँ पर हम जो सबसे पहले देख लेते हैं, अध्ययन के उद्देश्य है। इस अध्ययन के बाद विद्यार्थी को जो क्या क्या चीज़ जानने की ज़रूरत नहीं है, तो लेखांकन के सिद्धांत का आशय एवं प्रकृति का महत्व जान सकेंगे, अंतर्राष्ट्रीय तथा भारतीय लेखांकन मानकों को समझ सकेंगे, लेखांकन सिद्धांत का वर्गीकरण समझ सकेंगे। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले परिचय देखते हैं, लेखांकन सिद्धांत के परिचय देखते हैं। लेखांकन प्रवृत्ति के वित्तीय विवरण पत्रों को लेखांकन सिद्धांत के अनुरूप बनाया जाता है ताकि लेखांकन सूचना के उपभोक्ता का कोई संदेह उत्पन्न न हो। स्वीकृति सिद्धांत के प्रथाओं को अपनाकर लेखांकन सूचनाओं से निष्कर्ष निकाला जा सकता है तथा सही निर्णय लिया जा सकता है। लेखांकन सिद्धांत का आशय क्या है, तो यहाँ पर जानेंगे कि ज्ञान की प्रत्येक शाखा के सिद्धांत लेखांकन के में अथवा नियम उसकी सीमाओं के मार्गदर्शन का काम करता है। व्यवहारों का लेखा करके वर्गीकरण करने, निर्वचन करने के कुछ सिद्धांत है। ये सिद्धांत मानव ने बनाया है। मानव प्रति उपयुक्त और अपने सभी साधन का व्यवसाय के आकार प्रकार के अनुरूप को अपना सकता है। लेखा विधि सिद्धांत के विश्वव्यापी नहीं है। लेखा वास्तव में सिद्धांत न होकर ये वो अवधारणा, परंपरा या प्रयासों का मंथनाओं है जो अपने सुविधा उपभोगिताओं उद्देश्यों की पूर्ति के अनुसार अपना कंपनियों विशिष्ट स्थानों को वैधानिक तौर पर निर्धारित लेखा विधि में कोई निर्धारित सिद्धांत न होने के कारण लेखाकर्म परस्पर प्रकृति के अनुसार किया जाता है। प्रत्येक व्यवसाय की परंपरा व प्रकृति है। लेखापाल के मार्गदर्शन हेतु अमेरिका के इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स ने कुछ सिद्धांत बनाए जो वस्तुतः सिद्धांत न होकर कुछ अवधारणाओं अथवा जिन्हें लेखापालन करते हैं। लेखांकन सिद्धांत लेखापाल द्वारा वित्तीय विवरण एवं लेख बनाते समय अपना नियम होते हैं। लेखा पुस्तक में लेखा करने तथा एक रूपता लाने के लिए लेखापालक तथा लेख संस्थाओं ने कुछ ऐसी पद्धति विकसित की है जो अच्छी लेख विधि में पेशेवर के सभी का प्रतिनिधित्व करता है, जिन्हें सामान्यतः स्वीकृति लेखांकन सिद्धांत कहा जाता है। जिस कार्य की व्यवस्थापित ढंग से करने के लिए बनाए गए आदर्श नियम सिद्धांत कहते हैं। कोहल के अनुसार किसी व्यवस्था में कार्य के नियंत्रण हेतु प्रतिस्पर्धा कोई समाज का योग समझे जाने वाले व्यवसाय वर्ग के सदस्य द्वारा आपको स्वीकार कर लिया जाए सिद्धांत कहलाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। कोहलर के अनुसार किसी व्यवस्था के कार्य को नियंत्रण हेतु प्रतिपादित को समाज के योग समझे जाने वाले सामाजिक वर्ग के सदस्यों द्वारा स्वीकार करना सिद्धांत कहलाता है। अमेरिकी इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट के अनुसार सिद्धांत किसी कार्य के मार्गदर्शन हेतु
प्रतिस्वादित या स्वीकृति समान नियम से लिखा गया है। अतएव लेखांकन सिद्धांत लेखक पुस्तक में लेख करने के लिए ऐसे आदर्श नियम हो जो संदर्भ ग्रंथ हो। लेखांकन सिद्धांत सभी पक्षकार तथा सभी स्वीकृति हो सकता है। लेखांकन नियम इस प्रकार लचील होता है कि विभिन्न आवश्यकताओं के परिस्थितियों के अनुरूप समायोजन किया जा सके। इसके बाद देखते हैं लेखांकन सिद्धांत की प्रकृति एवं विशेषता। तो लेखांकन सिद्धांत के लिए समांतर रूप से स्वीकृति लेखांकन सिद्धांत का प्रयास किया जाता है, जो कि तत्कालीन चरण है, जो मूलभूत नियम, साधारण व्यवस्था एवं क्रियाविधि का चयन करता है। किसी प्रकार की विशेष पर स्वीकृति लेखांकन व्यवहार का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पर लेखांकन सिद्धांत के लिए समान रूप से स्वीकृति लेखांकन सिद्धांत का नाम का प्रयोग किया जाता है, जो तकनीकी धारणा है, जो मूलभूत नियम, अवधारणाएं, प्रयास, परंपराओं, क्रियाविधि का वर्णन करता है तथा किसी समय विशेष पर स्वीकृति लेखांकन व्यवहार का प्रतिनिधित्व करता है। और AICPA के अनुसार ये भी पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, समान रूप से स्वीकृतिक लेखांकन सिद्धांत किसी समय इस विचार को बताता है कि किन आर्थिक संसाधन एवं दायित्व को संपत्ति एवं दायित्व के रूप में लिखा जाना चाहिए, इसके किन परिवर्तन को लिखा जाना चाहिए। लेखाबद्ध संपत्ति एवं दायित्व तथा इनमें होने वाले परिवर्तन को किस प्रकार मापना चाहिए, किन सी सूचनाओं प्रकट की जानी चाहिए तथा किन तरफ प्रकट किया जाना चाहिए, कौन कौन से वित्तीय विवरण तैयार किए जाने चाहिए। लेखांकन सिद्धांत का अनुभव, तर्क और प्रयोग के आधार पर बनाए गए इनके उपयोगी सिद्ध हो जाने पर इन्हें लेखांकन सिद्धांत के रूप में स्वीकार कर लिया गया। ये सिद्धांत लोचप्रद है। लेखांकन सिद्धांत का क्रमिक विकास होने के कारण ये समाज की बदलती और वृद्धिशील आवश्यकताओं के प्रति के अनुरूप होता है तथा बाह्य निर्माणकर्ता की समस्या के समाधान के लिए आवश्यक लेखांकन सूचनाएं उपलब्ध कराते हैं। लेखांकन सिद्धांत की सत्यता की जांच प्रयोगशाला के अन्य प्राकृतिक विज्ञान के सिद्धांत की तरह नहीं किया जा सकता है। लेखांकन सिद्धांत की निम्नलिखित विशेषता प्रकृति है, मनुष्य द्वारा निर्मित है। लेखांकन सिद्धांत मनुष्य द्वारा निर्मित है और ये सिद्धांत लेखांकन आंकड़ों का उपयोग करने के लिए समाज में मनुष्य ने इस सिद्धांत का विकास किया। ये सिद्धांत अच्छे मार्गदर्शक का कार्य करता है, क्योंकि ये तर्क, अनुभव और प्रयोग पर आधारित है। मापदंडों को पूरा करना। लेखांकन सिद्धांत की सर्वमान्य, औचित्य, उद्देश्यपूर्ण तथा व्यवहार्यता। औचित्य अभिप्राय यह है कि यह सूचना उपयोग और उन व्यक्ति के उद्देश्य की पूर्ति करने वाला है जो एक व्यापार विशेष के विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। लेखांकन सूचना प्रबंधकीय निर्णय में उपयोग होती है। उद्देश्यपूर्णता के आशय विश्वसनीयता, सत्यता की जांच की सुविधा से है, जिसे सूचना शुद्धता की जांच हो। व्यवहार्यता का अभिप्राय यह है कि सिद्धांत जटिल और अतिरिक्त व्यय के बिना प्रयोग किया जा सके। नंबर 3 में है तीव्र गति से विकासशील। लेखांकन सिद्धांत पर व्यापार पद्धति, प्रथाओं, रीति रिवाज, अंतिम विवरण के प्रयोग करने वाले विचार और विश्वासों, सरकारी प्रतिनिधि और व्यापारी वर्ग की विचारधारा का प्रभाव पड़ता है। और नंबर 4 में देखेंगे प्रयोग में अंतर। प्रयोग में अंतर को जानते हैं। एक कार्य के लिए अलग अलग स्थानों पर अलग अलग सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। लेखांकन सिद्धांत का वर्गीकरण करते हैं। लेखांकन सिद्धांत के अध्ययन इन्हें अग्रवत 2 रूप में बांटकर किया जा सकता है। मूलभूत लेखांकन अवधारणा या स्वयं सिद्धि मान्यताएं, लेखांकन संबंधी प्रथा
उपयुक्त दोनों का अग्रवत समझाया जा सकता है। तो अब इनकी परिभाषा को जानते हैं। मूलभूत लेखांकन अवधारणा अथवा सिद्धियाँ ऐसी सिद्धांत बनाया गया है कि लेखाकारों द्वारा उनका उपयोग गणना करके, स्वयं वहन करके, सारांश तैयार करके विश्लेषण करने में होता है। इन्हें सामान्य स्वीकृति लेखांकन सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। मुख्य लेखांकन अवधारणा अग्रवत है। पृथक अस्तित्व की अवधारणा, मुद्रा मापक संबंधी अवधारणा, सतह व्यवसाय की अवधारणा और लागत की अवधारणा। इसके बाद द्विपक्षी की अवधारणा, वसूली की अवधारणा, उपार्जन की अवधारणा, अनुरूपता की अवधारणा, लेखांकन अवधि की अवधारणा और लिखित प्रमाण की अवधारणा। उपयुक्त अवधारणा को अग्रवत बताया जा रहा है। सबसे पहले देखते हैं कि पृथक अस्तित्व की अवधारणा क्या है। व्यवसायी लाभ को तभी जाना जा सकता है जबकि व्यापार का अस्तित्व तथा निजी अस्तित्व अलग अलग रखे। व्यवहारिक लेन देन निजी लेन देन का पृथक लेखा होता है और व्यवसाय का उस स्वाभाविक से पृथक अस्तित्व माना जा सकता है। नंबर 2 में आपने पढ़ा मुद्रा माप संबंधी लेखांकन मुद्रा से संबंध रखने वाले कारण केवल उन्हीं व्यवहार एवं घटनाओं को अंकित करता है जिनका मुद्रा में मापन हो सके, अर्थात जिन्हें मुद्रा में अभिव्यक्त किया जा सके। कुछ घटनाएं व्यवसाय के लिए चाहे भले ही व्यवसाय हेतु महत्वपूर्ण हो, यदि उन्हें मुद्रा में व्यक्त नहीं किया जा सकता है तो उनका लेख नहीं हो सकता। मुद्रा उस मापदंड का कार्य करता है जिसे विभिन्न व्यवहारों को व्यक्त किया जा सकता है। यदि कंपनी अधिशासी अधिकारी किसी दुर्घटना में मर जाते हैं तो यह व्यवसाय के लिए एक महत्वपूर्ण घटना है, परंतु इसका लेखांकन में नहीं होगा क्योंकि इस घटना का मुद्रा में मापन संभव नहीं है। नंबर 3 में जानते हैं। नंबर 3 में पढ़े हैं हम सतत व्यवसाय की अवधारणा। लेखाकार के व्यवसाय को सतत चलते रहने की धारणा रखनी चाहिए। यदि व्यवसाय की स्थिति खराब हो उसे आशावादी होना चाहिए। व्यवसाय की स्थिति खराब होने पर उसे यह आशा हो कि व्यापार का शीघ्र समापन होगा, फिर भी उसे लेखा करते समय यह धारणा रखनी होगी कि निरंतर रूप से चलेगा। उसे उद्धृत व्ययों, पूर्वदत्त व्ययों, उपार्जित आय का लेखक करना चाहिए, न कि इस आधार पर उसे छोड़ देना चाहिए कि अब तो व्यापार समाप्त होने जा रहा है और इसका लेखा करने की ज़रूरत नहीं है। लागत की अवधारणा। लागत की अवधारणा में व्यवसाय की अस्थायी संपत्ति को लागत मूल्य से ह्रास को घटाकर दिखाया जाना चाहिए। व्यवसाय की अस्थायी संपत्ति को बाजार मूल्य से कोई संबंध नहीं होता है, अतः कभी कभी यह आलोचना की जाती है कि चिट्ठा सही और वास्तविक स्थिति को प्रदर्शित नहीं करता। संपत्ति के मूल्य में परिवर्तन होते रहता है, लेकिन संपत्तियों को चिट्ठा में लागत में ह्रास कम करके दिखाया जाता है। द्विपक्षीय अवधारणा। अब जानते हैं द्विपक्षीय अवधारणा किसे कहते हैं। नंबर 5 में व्यवसाय में संपत्ति पर या तो लेनदार का व्यवसाय के स्वामी के दावे होते हैं। संपत्ति में वृद्धि होने पर लेनदार या पूंजी दोनों में से किसी एक या दोनों वृद्धि होना है। यदि व्यापार के स्वामी के अतिरिक्त पूंजी के रूप में 1 लाख रुपये लगाएं और इसे नकद कोष में 1 लाख रुपये की वृद्धि होगी और पूंजी में 1 लाख रुपये की वृद्धि होगी, और अन्य रूप में यदि यह मान ले कि व्यवसाय 2 लाख रुपये का उधार माल खरीदे तो संपत्ति का मूल्य स्टॉक में 2 लाख रुपये की वृद्धि होगी और लेनदार में भी 2 लाख की वृद्धि होगी। इस प्रकार संपत्ति के मूल्य में कमी होने पर लेनदार या पूंजी में कमी होगी। अतः यह अवधारणा दोहरी लेखांकन पद्धति पर निर्भर करती है। चलिए आगे जानते हैं वसूली की अवधारणा को जानते हैं। वसूली की अवधारणा यह सिद्धांत भी आय को मापने की एक विधि है। यह सिद्धांत बताती है कि व्यवहारों से आय किस समय मानी जाए। इस सिद्धांत के अनुसार आय उस तिथि को उपार्जित मानी जाती है
जिस तिथि में यह वसूली की जाती है, तात्पर्य मूल वसूली से न होकर उस तिथि से है जिस तिथि को किसी प्रतिफल को बदलने में माल सेवा किसी ग्राहक को दी जाती है। यदि एक ग्राहक आदेश जनवरी में प्राप्त हुआ, उस आदेश के अनुसार माल फरवरी में तैयार हुआ, मार्च में उस माल का सपुर्दगी दी गई और अप्रैल में माल का मूल्य वसूल हुआ, इस व्यवहार को आय मार्च माह की मानी जाएगी, क्योंकि इसी माह में माल का अवतरण किया गया। अगला जानते हैं। अगला पॉइंट हमारा 7 नंबर है, उपार्जन की अवधारणा। उपार्जन की अवधारणा उस अवधारणा के अनुसार लेखांकन में आय और व्यय की मद अंकित की जाती है, जबकि देय होता है। चालू वर्ष व्यय कि चाहे भले ही उसे अभी न चुकाया गया हो, उसे लाभ हानि निर्धारित करने में विचार में लाया जाएगा तथा कोई व्यय अगले वर्ष का हो, उसे चालू वर्ष में चुकता कर दिया गया है, उसे शामिल नहीं करेंगे। यह नियम आय के बारे में प्रभावी होगा। अतएव लेखांकन का उपार्जन के आधार पर होता है, न कि नकद चुकता करने के आधार पर। अब अनुरूपता मिलान की अवधारणा। यह अवधारणा लाभ हानि के ठीक से तय करने हेतु आय और व्यय का मिलान किया जाता है। अर्जित आय तय करने हेतु लागतों को व्यय को घटाया जाता है। यदि कोई व्यय वर्षों तक लाभ न देने वाला हो और चालू वर्ष में व्यय या वही भाग घटाया जाएगा जो वर्ष से संबंधित हो, जिस अवधि का आय व्यय हो उसे स्वयं अवधि के लेखांकन में प्रभावी करनी चाहिए। लेखांकन अवधि की अवधारणा व्यवसाय का लाभ हानि तथा समय समय पर व्यापारों का उन्नति स्थिति का पता लगाने के लिए लेखांकन द्वारा एक लेख अवधि तय की ली है। इस लेख अवधि की अवधारणा कहते हैं। आयकर की दृष्टि से वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक लेखा अवधि माना जाता है। काफ़ी यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये पॉइंट है कि वित्तीय वर्ष जो है आयकर की दृष्टि से वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक को माना जाता है, ये नोट कर। इसके बाद यहाँ पर हम लिखित प्रमाण की अवधारणा को जानेंगे। लिखित प्रमाण की अवधारणा सभी स्वयं व्यवहारों को उचित प्रमाण होना चाहिए, जैसे भ्रष्टाचार, बिल, रसीद आदि। ये पत्र लेखांकन करने के मानक होते हैं। लेखांकन संबंधी विशेषता। लेखांकन प्रथा एक भवन की ऐसी नींव की तरह है जिस पर लेखांकन सिद्धांत आधारित होता है। ऑक्सफोर्ड स्वाइनलैंड डिक्शनरी के अनुसार प्रथा अथवा परंपराओं का अर्थ आम सहमति पर आधारित व्यवहार रस्म से होता है। यह भी आप नोट कर लीजिएगा। ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी के अनुसार प्रथा अथवा परंपरा का अर्थ आम सहमति पर आधारित अथवा रस्म से होता है। यहाँ पर एक जो वैज्ञानिक थे E.L. क्लोहर के अनुसार व्यवहार का एक कथन या नियम जिसे सामान्य स्वीकृति से समस्याओं की किसी श्रेणी के समाधान में अपनाया जाता हो अथवा जो किसी विशेष परिस्थिति में व्यवहार को निर्देशित करता हो, स्वयं सिद्धि परंपरा कही जा सकती है। लेखांकन प्रथा लेखांकन संबंधी रीति रिवाज तथा लेखांकन कार्य में चली आ रही परंपरा को व्यक्त करता है। मुख्यतः लेखांकन प्रथा अग्रवत है। रूढ़िवादित अनुवादितता की प्रथा, समरूपता की प्रथा। अब यहाँ पर हम आगे जानते हैं कि सारता की प्रथा, इसके बाद प्रकटीकरण की प्रथा और कानूनी अनुरूपता की प्रथा। उपयुक्त प्रथा का वर्णन अग्रवत है। सबसे पहले जानते हैं हम रूढ़िवादिता अनुरूपता की प्रथा। इस प्रथा के अनुसार लेखापाल को रूढ़िवादी होनी चाहिए तथा लेखा करते समय सभी अनिश्चितताओं और जोखिम के लिए व्यवस्था करनी चाहिए कि लेखापाल के सभी संभवतः हानि की व्यवस्था करते समय संभावित लाभों में ध्यान रखना चाहिए। इस प्रति लेखापाल सभी संबंधित हानि को व्यवस्था करके लेखांकन का कार्य करता है तथा संभावित लाभों की उपेक्षा करता है। GLC के मतानुसार रूढ़िवादी प्रथा के व्यवसाय में जोखिम के प्रति सावधानी बरती जाती है तथा संदेह की दशा में
वह तरीका अपनाया जाता है जिससे लाभ अथवा और संपत्ति का मूल्यांकन न्यूनतम रहे तथा हानि अथवा दायित्व का मूल्यांकन अधिक रहे। स्टॉक और विनियोग के लागत मूल्य तथा बाजार मूल्य दोनों में से जो कम है उस पर दिखाना चाहिए। अब कुछ विचार बदलता जा रहा है। रूढ़िवाद सिद्धांत गलत व भ्रमात्मक स्थिति मार्गदर्शन करता है। आज के युग में मूल्य में परिवर्तन हो रहा है, अतः परिस्थिति के अनुसार स्टॉक का मूल्यांकन पहले आना पहले जाना बाद में आना पहले जाना पद्धति पर होता है। हार्स की व्यवस्था लागत न करके प्रति स्थापना लागत पर की जाती है। महत्वपूर्ण बातें का वर्णन करने के लिए रूढ़िवादी विचार शिथिल हो रहा है। लेखांकन में इस प्रथा के उदाहरण अग्रवत है। लेनदारों पर कटौती, आयोजन न करना, अनिश्चित जीवन काली वाली अमूर्त संपत्ति के ख्याति का अपलेखन करना, संदिग्ध ऋण तथा बट्टे के लिए देनदारों पर आयोजन करना, विनियोग के मूल्य में होने वाले उतार चढ़ाव के लिए प्रावधान करना, ऋण पत्र के शोधन पर देय प्रीमियम का उनके निर्गमन के समय आयोजन करना, संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी के प्रीमियम को चुकाए गए राशि के बजाय समर्पण मूल्य पर चिट्ठे में प्रकट करना, स्टॉक का लागत मूल्य बाजार मूल्यों में जो कम हो पर दिखाना, हार्स की अपलिखित मूल्य वृद्धि को अपनाना आदि शामिल है। यहाँ पर समरूपता की प्रथा लेखांकन विधि के सिद्धांत में काफ़ी लोच विद्यमान है, क्योंकि स्टॉक का मूल्यांकन करने, हार्स की व्यवस्था करने, संदिग्ध ऋण की व्यवस्था करने में की अनेक पद्धति प्रचलित है। जिस पद्धति या विकल्प का एक बार चुनाव कर लिया जाए उसे अकारण या जल्दी बदलना नहीं चाहिए। यदि एक व्यवसायी अस्थायी संपत्ति पर अस्थायी किस्म पद्धति के अनुसार हार्स लगाता है तो उचित नहीं होगा, क्योंकि अगले वर्ष कोई अन्य रीति अपनाया और उसके अगले वर्ष अन्य पद्धति, जो पद्धति एक बार अपनाई जाए उसमें स्थिरता अथवा एकरूपता होनी चाहिए और विशेष परिस्थिति अथवा कारण से ही उसमें परिवर्तन करनी चाहिए, अन्यथा नहीं। संस्था में प्रतिवर्ष एक सी लेखांकन पद्धति अथवा प्रणाली अपनानी चाहिए। उसमें बार बार परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। लेखांकन में अपनाई जाने वाली विविधताओं की स्थिरता एकरूपता होनी आवश्यक है, ताकि लेखा में संगति एवं तुलनात्मक बनी रहे। इसमें एक अवधि में लेखा को दूसरी तुलना अवधि में लेखांकन सरलतापूर्वक हो जाएगी। व्यवस्था सही आर्थिक स्थिति के जानकारी करना आसान होगा। सारता की प्रथा लेखांकन में केवल महत्वपूर्ण एवं उपयोगी तत्वों का वर्णन होना चाहिए तथा छोटे छोटे व्यय के पृथक न लिखकर संयुक्त रूप से विधिवत व्यय शीर्षक में दिखाना चाहिए। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिकेशन अकाउंटेंट्स की लेखांकन शब्दावली बुलेटिन के अनुसार कोई भी मद सारणपूर्वक अथवा महत्वपूर्ण उस समय होता है जब उसका ज्ञान विनिवेशकों का निर्णय को प्रभावित करता है। इस परंपरा के अनुसार एक लेखपाल को उन्हीं तथ्य एवं घटना को लेख में प्रदर्शन करना चाहिए जो आर्थिक महत्व के हो और कम महत्वपूर्ण बातें की अपेक्षा करनी चाहिए। उपभोक्ता के आधार पर छोटे छोटे खर्च के विधिवत व्यय के नाम से सम्मिलित कर लिया जाए और छोटे छोटे संपत्ति को उसी वर्ष खर्च के रूप में मानकर अवलेखित कर देना चाहिए। प्रकटीकरण प्रथा, इस प्रथा को जानते हैं। इस प्रथा लेखांकन की इस प्रथा के अनुसार लेखाकार की आवश्यकता सूचना जानकारी अपनाकर लेख में प्रकट करनी चाहिए। अंतिम लेख ईमानदारीपूर्ण तथा पूर्णतः सत्य होना चाहिए। अंतिम लेख तैयार करते समय निम्नलिखित तत्व को ध्यान में रखना होगा। प्रत्येक व्यवहार का उल्लेख पुस्तक में होना चाहिए। चिट्ठे में अस्थायी संपत्ति, विनियोग, सकंद, देनदार, आर्थिक का वर्णन होना चाहिए। चिट्ठे एवं लाभ लेख प्रदर्शित न किए जाने वाले टिप्पणी के रूप में पृथक से लिखनी चाहिए। और इसके बाद जो है पूर्व प्रकटीकरण के सभी पक्षकार की आवश्यक सूचना मिल जाती है। कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार कंपनी के लेखों में आवश्यक तथा प्रकट होनी चाहिए। कानूनी अनुरूपता की प्रथा लेखापाल को व्यवसाय से संबंधित विभिन्न विधि की व्यवस्था को ध्यान में रखकर अंतिम लेख विवरण तैयार करना चाहिए। इससे अनियमितताओं अथवा कपट की संभावना कम होती है तथा पक्षकार के हितों की रक्षा होती है। लेख को तैयार करते समय संबंधित अधिनियम जैसे बिजली कंपनी, बैंकिंग कंपनी, बीमा कंपनी एवं सामान्य संयुक्त पूंजी वाले कंपनी हेतु अंतिम खाते वित्तीय विवरण पत्र नमूने का अनुसार होना चाहिए। लेखांकन सिद्धांत के महत्व
चलिए लेखांकन सिद्धांत के महत्व को जानते हैं। आय का सही अनुमान लगाने हेतु व्यय व हानि, हास, डूबते ऋण, संदिग्ध ऋण के लिए व्यवस्था, करों के लिए व्यवस्था, अदृश्य संपत्ति को अवलेखित करने आदि की व्यवस्था होनी आवश्यक होता है। सिद्धांत से ही लाभ हानि का शुद्ध अनुमान लगाया जाता है। यदि लेखाकार चाहे तो अनेक अनुमान गलत लगाकर पक्षतापूर्ण परिणाम निकाल सकता है। चिट्ठा इस प्रकार बनानी चाहिए कि आर्थिक स्थिति का सही चित्र प्रदर्शित कर सके। अस्थायी संपत्ति के लागत मूल्य और बाजार मूल्य में जो कम हो उस पर प्रदर्शित किया जा सकता है। दायित्व पक्ष में स्वामियों की पूंजी तथा उधार में ली गई पूंजी को अलग अलग प्रदर्शित करनी चाहिए। दीर्घकालीन ऋण तथा अल्पकालीन ऋण पर अलग दिखाना चाहिए। चालू संपत्ति, चालू चिट्ठे, चालू दायित्व को प्रदर्शित होनी चाहिए ताकि कार्यशील पूंजी को जाना जा सके। लेखा विधि के सिद्धांत का पालन करके चिट्ठा वैज्ञानिक ढंग से बनाया जा सकता है। लेखांकन सिद्धांत के महत्वपूर्ण अग्रबिंदु को समझा जा सकता है। लेखांकन सिद्धांत से शुद्ध लाभ तथा आर्थिक स्थिति का सही ज्ञान प्राप्त होना। लेखांकन सिद्धांत से लेखों को समान आना। लेखांकन सिद्धांत लेखाकार पर नियंत्रण लगाने के कारण लेखों वो सही विश्वसनीय होना चाहिए। लेखांकन सिद्धांत के सभी हितपक्ष पक्षकारों और व्यवसाय की सही जानकारी मिलना चाहिए। लेखांकन सिद्धांत लेखाकार हेतु मार्गदर्शन करना चाहिए। व्यवसाय प्रगति को सही ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। लेखांकन सिद्धांत की कुछ सीमा होती है, उस सीमा के बारे में जानते हैं। लेखांकन विधि के सिद्धांत का कुछ विशिष्ट मान्यताओं अथवा परंपराओं के अधीन है। ये परंपरा विभिन्न देशों तथा विभिन्न व्यवसाय में भिन्न होता है। व्यवसाय अपने उद्देश्यपूर्ण और सुविधा के अनुसार उसमें परिवर्तन कर लेता है। लेखांकन प्रमाणों के माध्यम से निश्चितता तथा एकरूपता लाने का प्रयास हो रहा है। लेखा विधि के सिद्धांत निश्चित विश्वव्यापी नहीं है, इसमें कुछ कमी है। जैसे लागत की अवधारणा के अनुसार अस्थायी संपत्ति में क्रय मूल्य में हार्स घटाकर दिखाया जाता है, न कि बाजार मूल्य पर, अथवा चिट्ठा सही और वास्तविक स्थिति प्रदर्शित नहीं करता है। नंबर 2 में जानते हैं। नंबर 2 में कितनी भी महत्वपूर्ण घटना क्यों न हो, उसका लेखा नहीं होता है जब तक उसका मुद्रा के मापन न हो सके और उस घटना का द्विपक्षीय पहलू न हो। लेखांकन सिद्धांत के पूर्ण सूची तैयार नहीं है, जिसके कारण लेखा विधि में विधिवत पाई जाती है। लेखापाल को स्वयं ही निर्णय लेना पड़ता है कि व्यवसाय व्यवहारों की जटिलता समस्या आने पर उस समस्या लेखा कैसे हो, और इस संबंध में स्पष्ट सिद्धांत नहीं, अतः व्यवसाय स्वेच्छा से समस्याओं का समाधान करते हैं। नंबर 4 में जानते हैं। नंबर 4 में एक लेखांकन के सिद्धांत पूर्ण नहीं और ये सिद्धांत उन पर भी समान सहमति नहीं है। लेखा विधि में कोई भी सिद्धांत व्यापक रूप से स्वीकार नहीं है। कुछ व्यवसाय एक सिद्धांत का पालन करता है तथा कुछ अन्य दूसरे सिद्धांत का। जो सिद्धांत है उन व्यवसाय सर्वसम्मति से मानने के लिए तैयार नहीं है। जिन सिद्धांत को सभी व्यवसाय मानते हैं उनको क्रियान्वित करने से ढंग अलग अलग है। सभी व्यवसायी अस्थायी संपत्ति पर हार्स की व्यवस्था करनी चाहिए, इस पर सहमत है, परंतु हार्स लगाने की विधि व्यावसायिक विभिन्न पद्धति को अपनाते हैं। इसके बाद सामान्य स्वीकृति लेखांकन सिद्धांत। तो समान स्वीकृति लेखांकन सिद्धांत वैसे सिद्धांत को कहते हैं कि लेखांकन के लेखांकन सूचनाओं का निर्वचनकर्ता को लेखांकन का ज्ञान होना आवश्यक है। इस उद्देश्य को पूर्ति के लिए एक विधि का प्रयोग किया जाता है जो प्रमाणिक सर्वमान्य हो, ताकि लेखांकन प्रयुक्त शब्द में सही अर्थ से समझा जा सके। इस प्रमाणिक रूप से ही लेखांकन अपने अनुभव, उपयोग, आवश्यकता के आधार पर लेखांकन सिद्धांत परंपराओं तथा अवधारणाओं को विकसित किया, जिन्हें सामान्यतः स्वीकृतिक लेखांकन सिद्धांत कहा जाता है। तो ये पाठ अब खत्म हुआ और इसका सारांश को देख लेते हैं। इसका सारांश हमें ये दिखाता है कि लेखांकन सिद्धांत लेखाकार द्वारा वित्तीय विवरण और लेख बनाते समय अपनाए जाने वाले नियम होते हैं। लेखांकन सिद्धांत की प्रकृति एवं विशेषता। मूलभूत लेखांकन अवधारणा। सिद्धांत का मानव द्वारा निर्मित होना। मुद्रा मापन संबंधी अवधारणा। सतह व्यवसाय की अवधारणा, लागत की अवधारणा और द्विपक्ष की अवधारणा। अभी तक हमने ये पढ़ा। इसके बाद वसूली की अवधारणा पढ़ा, उपार्जन की अवधारणा पढ़ा, अनुरूपता की अवधारणा पढ़ा और साथ में पढ़ा लेखांकन अवधि की अवधारणा पढ़ा, लिखित प्रमाणों की अवधारणा पढ़ा, लेखन संबंधी प्रथा, लेखन प्रथा संबंधी रीति रिवाज तथा लेखांकन कार्य में चली आ रही
परंपराओं को व्यक्त करती है। रूढ़िवादी अनुरूपवादी की प्रथा हमने यहाँ पर पढ़ी। रूढ़िवादी अनुरूपवादी की प्रथा, समरूपता की प्रथा, सारता की प्रथा पढ़ा, प्रकटीकरण की प्रथा पढ़ा, कानूनी अपरूपता की प्रथा पढ़ा, लेखांकन के सिद्धांत के महत्व हमने पढ़ा। लेखांकन के सिद्धांत का महत्व अगले बिंदु को समझा जा सकता है। लेखांकन सिद्धांत जो होता है शुद्ध लाभ तथा आर्थिक स्थिति का सही ज्ञान प्राप्त होना। लेखांकन सिद्धांत में लेखांक की समानता न। लेखांकन सिद्धांत लेखाकार के पक्ष पर नियंत्रण लगाने के कारण लेख वो सही विश्वसनीय होना। लेखांकन सिद्धांत से सभी हितों पक्षकार व्यवसाय की सही जानकारी मिलाना। लेखांकन सिद्धांत लेखाकार हेतु मार्गदर्शन का कार्य करना। व्यवसाय की प्रगति का सही ज्ञान प्राप्त होना। लेखांकन के सिद्धांत की सीमा पढ़ा हमने यहाँ पर। लागत की अवधारणा संबंधी सीमा, मुद्रापन की अवधारणा संबंधी सीमा, सिद्धांत के पूर्व सूची का अभाव, सिद्धांत के बारे में समापन समिति का अभाव और सिद्धांत का क्रमबद्ध करने की भिन्नता। लेखक मानक, यह मानक ऐसे मापदंड है जो यह बताता है कि वित्तीय विवरण पत्र में प्रकट किए गए विभिन्न मदों का व्यवहार किस प्रकार किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय लेखन मान, अंतर्राष्ट्रीय लेखक कान प्रमंडल मुख्य कार्यपारी लंदन में है। अंतर्राष्ट्रीय लेखन प्रमाण विभिन्न उद्देश्य जैसे वित्तीय विवरण के प्रस्तुति हेतु मानक निर्धारण करना आदि के लिए बनाया गया है। भारतीय लेखांकन मानक, तो भारतीय लेखांकन भारतीय चार्टर्स अकाउंटेंट संख्या 27/4/1977 को लेखांकन मानक मंडल बनाया। उसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन प्रणाली को भारत के संदर्भ में एकीकृत करके अपने सदस्य को दिशा निर्देश करता है। अब स्वप्रगति के लिए जांच के उत्तर हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे सिद्धांत, लेखन सिद्धांत के निम्नलिखित विशेषता प्रकृति है। मनुष्य द्वारा निर्मित है नंबर 1 में। नंबर 2 में मापदंडों को पूरा करना, ये सब आप वीडियो रोक के लिख सकते हैं। इसके बाद तीव्र गति से विकासशील होना, प्रयोगों में अंतर, मुद्रा मापी संबंध की अवधारणा। और यहाँ पर महत्वपूर्ण शब्दावली को देखते हैं। महत्वपूर्ण शब्दावली यहाँ पर जानते हैं जो आपको नंबर 1 में सिद्धांत आया है। कार्य की सुव्यवस्थित रूप से करने हेतु नियम, मुद्रा मापक, मुद्रा के मूल्य और सतत मतलब निरंतर। स्व परीक्षण के लिए प्रश्न यहाँ पर है। सभी प्रश्न का उत्तर आप इस पाठ से लिख के आप हमें भेज सकते हैं। और यहाँ पर जो है नंबर 1 प्रश्न है, लेखांकन सिद्धांत को परिभाषा दीजिए तथा महत्व समझाइए। मुख्य लेखांकन अवधारणाओं का वर्णन समझाइए। लेखक अवधारणा तथा प्रथाओं में आप क्या आशय है। लेखांकन प्रथाओं एवं अवधारणाओं का वर्णन कीजिए। और चौथा नंबर प्रश्न यहाँ पर हम देखेंगे कि लेखांकन सिद्धांत के प्रकृति महत्व का वर्णन कीजिए। लघुत्तरीय प्रश्न है, लेखांकन सिद्धांत की परिभाषा दीजिए। लेखांकन सिद्धांत के आवश्यक लक्षण कौन कौन से हैं। लेखांकन मान्यताओं का वर्णन कीजिए। और यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न दे रखा है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न कहता है कि लेखा शास्त्र किस पर आधारित होता है। तो सही आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर अ जो है सही हो जाएगा, सिद्धांत पर। प्रश्न फिर से देख लीजिए, लेखा शास्त्र किस पर आधारित होता है। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा द, सभी पर। सिद्धांत पर भी हो जाएगा, मान्यताओं पर भी हो जाएगा, प्रथाओं पर भी हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं कौन लेखापाल की परंपरा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर अ, अनुकूलता हमारा सही हो जाएगा। और इसके बाद जो है तीसरा नंबर प्रश्न को जानते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न कहता है कौन लेखापाल लेखांकन की संकल्पना है। ऐतिहासिक अभिलेख, इकरापन, अस्थायी मौद्रिक मूल्य और व्यावसायिक संस्था। तो सही आंसर हमारा यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर द जो है सही हो जाएगा, यानी कि व्यावसायिक संस्था हमारा सही आंसर हो जाएगा। व्यावसायिक संस्था हमारा जो है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा चौथा नंबर प्रश्न कहता है कि लेखांकन का संकलन नहीं है। तो लेखांकन का संकलन सही आंसर ऑप्शन नंबर 100 दोहरापन हो जाएगा। और लेखांकन की परंपरा, संकीर्णता, अनुरूपता, प्रकटीकरण और द सभी। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर द सभी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। अगला प्रश्न है कि वह मद प्रभावशाली मानी जानी चाहिए यदि विश्वास का कारण है कि इसका ज्ञान विनियोजन कर्ताओं के निर्णय को प्रभावित करेगा। इस कथन के
लेखक है। तो इस कथन के लेखक आपको ऑप्शन नंबर और जो है सही हो जाएगा कार्टर। और सही हो जाएगा यहाँ पर अमेरिकी अकाउंटेंट और एसोसिएशन हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर को जानते हैं। 7 नंबर है लेखांकन की यांत्रिक क्रिया को क्या कहते हैं। तो 7 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 100 हो जाएगा, बुक कीपिंग। इसके बाद संदर्भ ग्रंथावली को जानते हैं। संदर्भ ग्रंथावली में लेखांकन के सिद्धांत CL चतुर्वेदी, महावीर प्रकाशन, दिल्ली। वित्तीय लेखांकन MS शुक्ल, साहित्य भवन, आगरा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक इजाज़त, नमस्कार, जय हिंद।